हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक कमिटमेंट किया है आप लोगों के साथ कि आपके जो भी हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन में हम आपके साथ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आई होप आप भी इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैटर अवर सराउंडिंग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इससे पहले मैंने मैटर अवर सराउंडिंग का वन शॉट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देखें। अगर आपने मान लीजिएगा वो नहीं देखा है लेकिन कहीं और से पढ़ रखा है, इट्स ओके। लेकिन आपको इन क्वेश्चंस को करने से पहले एटलीस्ट एक बार आपने पढ़ रखा हो या फिर किसी का वीडियो देख रखा हो या फिर जो भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट में जाते हो वहां से आपने एटलीस्ट पढ़ रखा हो, सो दैट कि आपको ये वीडियो ये अच्छे से समझ में आए। क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चंस को समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपने अगर अभी तक वीडियोस नहीं देखा है तो वन शॉट वीडियो देखें, देन वीडियो को स्टार्ट करें। तो देखो समझिएगा हम इस क्लास में क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिए हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर जो स्कूल्स में, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कौन कौन से स्कूलों में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। जो लास्ट ईयर का बैच था उसमें 23 से ज्यादा स्कूल के बच्चे थे, तो मुझे एक अंदाजा है कि किस स्कूल के बच्चे का सिलेबस कैसा आता है, चाहे आप केवी में हो, आर्मी पब्लिक स्कूल में हो या फिर किसी भी प्राइवेट पब्लिक स्कूल में हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और देखो अगर मैं आपको 100 क्वेश्चन करा दूं और इसमें से कहूं कि देखो बेटा ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, तो क्या कोई बर्थ है? कोई बर्थ इट नहीं है। अगर मैं कहूं पूरी बुक याद कर लो फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उनकी क्या वैल्यू। लेकिन अगर मैं आपको 10 क्वेश्चंस कराऊं और उनमें से ही क्वेश्चंस आ जाए तो फिर ये वैल्यूएबल है। तो इस वीडियो को अभी देखिएगा और जब आपके एग्जाम हो जाएं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने आए कि कौन कौन से क्वेश्चंस इनमें से आपके एग्जाम में आए हैं। तो देखो, तो सबसे पहले एमसीक्यूज हो गया, फिर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर बुक्स में मिल जाते हैं, वीडियोस में मिलते ही नहीं है, कहीं कोई एक्सप्लेन ही नहीं करता केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। इसके साथ कुछ इस चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें गिव रीजन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गिव रीजन के बेसिस पर लेकर आया हूं। और फिर चेंज द टेम्परेचर के, जो चेंज द टेम्परेचर है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो उस टॉपिक को भी कवर किया है। तो ये सारे टॉपिक्स को हमने कवर किए हैं। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। तो अब आप पेन पेपर को लेकर के अपने एक फिक्स प्लेस पर बैठ जाइएगा और अगले 30 से 40 मिनट मुझे दे दीजिएगा और आप एंड ऑफ द वीडियो आपको कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा। लेकिन आपको फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले वो कंप्लीट करो फिर देखो, नहीं तो इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड स्टेट पर रूम टेम्परेचर में पाया जाता है। बच्चों ने क्वेश्चन देखा और तुरंत उन्होंने टिक लगा दिया, क्या सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बस, अरे भैया क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि सॉलिड स्टेट पे एट रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है, या फिर यही ऐसे आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द सॉलिड स्टेट, तो बस क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है। यहां कहीं नहीं लिखा है कि नॉट फाउंड, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सैंड और स्टोन। सैंड और स्टोन ऐसे सब्सटेंस हैं जो सॉलिड स्टेट पर होते हैं, कब, रूम टेम्परेचर पर। तो मरकरी कब लगाते, जब आपसे यह पूछा जाता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कौन सा सॉलिड स्टेट पर नहीं होता रूम टेम्परेचर पर। आया समझ में। तो क्वेश्चन जब भी एमसीक्यूज क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बहुत तरीके से रीड करना है। और देखो ये इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, इजी है। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर आपने सही से क्वेश्चन को रीड नहीं किया तो फिर आप गलती कर देंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम, यानी किस सब्सटेंस के, जो नीचे कुछ सब्सटेंस के बने हैं उनमें से कौन से सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स है वो सबसे ज्यादा है। आपको कुछ याद आया?
क्या याद आया कि सर जो सब्सटेंस सॉलिड होता है उनके इंटरमोलिकुलर स्पेस का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, बहुत कम और कम होता है। इसके साथ साथ उनके पार्टिकल्स का अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो देखो वाटर क्या हमारा सॉलिड है, नहीं। वाटर वेपर क्या हमारा सॉलिड है, नहीं। नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम बट इक्वल, ये तो कोई सेंस ही नहीं है ऑप्शन का। तो देखो अगर आपको डायरेक्ट आंसर ना पता होते हैं तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो जब ऑप्शन को आप एलिमिनेट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत आसान तरीका हो जाता है, उस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज। अगर किसी भी सब्सटेंस का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन पर उसका क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज। भैया हमने क्या देखा था, फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। अगर आपने वन शॉट वीडियो देखा होगा तो सबसे एंड में हमने बताया था और उसे मार्क भी कराया था। मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो वहां क्या देखा था कि सर अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए तो इवेपोरेशन कैसा हो जाता है, रेट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरा कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तब भी जो हमारा इवेपोरेशन है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तो क्या हो जाता है, हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और इसके साथ साथ विंड स्पीड अगर बढ़ जाए तो इवेपोरेशन भी कैसा हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चंस तो हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सबसे सही तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया हूं, तो अब आपको वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। और जब आप आंसर मिल जाए तब फिर आप मैच करो, तब आपको समझ में आएगा और इंटरेस्ट जगेगा कि देखो मुझे कितना आ रहा है और क्वेश्चंस को कितने हम सॉल्व कर पा रहे हैं। इस तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपको रियलिटी से भी पता चलेगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे दैट्स मीन आपने टॉपिक सही से नहीं पढ़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। ड्राई आइज मींस एज। ड्राई आइज का मतलब क्या है, ये मैंने बताया था। अगर आपने वन शॉट वीडियो देखा होगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन सब बहुत आसान लग रहे होंगे। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब हमें ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी CO2 सॉलिड स्टेट में चले जाता है तो उसे हम ड्राई आइस कहते हैं। आया समझ में या नहीं? आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन द अर्थन पॉट बिकम कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ। यानी किस फिनोमेना की वजह से जो अर्थन पॉट है वो गर्मियों के दिनों में ठंडा हो जाता है। तो डिफ्यूजन गलत, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपिरेशन गलत, ऑस्मोसिस गलत, इवेपोरेशन सही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इवेपोरेशन। सर अब मान लो आपको ना पता होता, आप ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो गए, तो एलिमिनेशन करना सीख। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्विजेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आप और भी MCQs क्वेश्चन चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां मैं आपको और भी MCQs प्रोवाइड करा दूंगा जहां आप उन MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा सबसे पहले आता है रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब सर ये होता क्या है, कई बच्चों को तो कंफ्यूजन ही रहता है कि ये होता क्या है। देखिएगा बेटा, ये रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में 4 ऑप्शन गिवन है। उन 4 ऑप्शन के बेसिस पर आपको फाइंड करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। जैसे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज गिवन बाय द करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ऑफ रीजन ऑफ द स्टेटमेंट मेक मार्क ऑफ द करेक्ट आंसर एज। यानी इन 4 स्टेटमेंट्स में से आपको बताना होगा कि कौन सा आंसर फॉलो करता है। तो ये ज्यादातर मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं हमेशा यही ऑर्डर रहा है, लेकिन फिर भी मार्क करने से पहले एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार टीचर इस चीज से भी खेलते हैं कि आपने कभी ये नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आपको पता है कि हमेशा इसी ऑर्डर पे आते हैं और टीचर क्या करता है, कई बार ऊपर नीचे कर देता है ऑप्शन,
ए को बी की जगह लिख दिया, बी को ए की जगह लिख दिया, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आपका आंसर सही होते हुए भी गलत कर दिया क्योंकि आपने ऑप्शन नहीं पढ़े हैं। इसलिए ऑप्शन पढ़ लेना एक बार, है ना। मोस्टली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कई बार टीचर ऐसा कर देते हैं। इफ बोथ असर्शंस एंड रीजंस आर ट्रू, द रीजंस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब ये मतलब क्या है इसका? देखो, हमारा फर्स्ट ऑप्शन तब होगा जब स्टेटमेंट भी करेक्ट है, उसका रीजन भी सही है, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तब उस कंडीशन में ऑप्शन ए सही होगा। सेकंड क्या है? इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही है, असर्शन सही है, रीजन सही है, बट इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर असर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर बी होगा। सी, इफ असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, अगर हमारा असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी। और असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, इसका वाइस वर्सा, तो उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी डी। तो सर अब हमें इस स्टेटमेंट का तो मतलब समझ में आ गया, तो हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? असर्शन, स्मेल ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक separated all around due to the diffusion of fume into air। तो आपने अगर टॉपिक को सही से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि डिफ्यूजन की वजह से ही स्प्रे का फ्रेग्रेंस हमारे पास तक आता है। इसी तरीके से अगर खाना कुक हो रहा है तो उसका भी स्मेल आता है। तो इसी तरीके से बर्निंग ऑफ स्टिक, जो स्टिक बर्न हो रही है उसकी भी स्मेल हमारे आसपास आती है। वो किसकी वजह से आती है? डिफ्यूजन की वजह से आती है। आपको ये याद रखना। सेकेंड रीजन, इंक्रीज टेम्परेचर रिजल्ट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो पूरा जो स्मेल है या फिर जो फ्रेग्रेंस है उसका, वो पूरे रूम में या फिर पूरे आसपास के अराउंड में, सराउंडिंग में फैल जाती है। यही है। देखो, इसका एक और अच्छा सा क्वेश्चन आ जाता है और कई बार आपको समझना होगा कि जब खाना हॉट होता है तो उसका जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे घर में फैल रहा होता है, जब खाना जब कुक हो रहा होता है। लेकिन अगर खाना ठंडा हो गया तो फिर इस फ्रेग्रेंस क्यों नहीं आती? क्योंकि जो टेम्परेचर कम होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी तो खत्म हो गई। जब काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो मॉलिक्यूल्स हैं जो वो स्प्रेड कैसे होंगे? वो स्प्रेड ही नहीं होंगे। इसी वजह से तो हम क्या कह सकते हैं सर कि हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सही है। अगर ये तीनों चीजें होती हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। इस कंडीशन में हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पर बढ़ते हैं। असर्शन, नेफ्थोनिलीन्स डज नॉट लीव ए रेसिस्ट व्हेन कीप ओपन फॉर सम टाइम। रीजन क्या है? कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू द सॉलिड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। भैया इसे कंडेंसेशन कहते हैं क्या? कि जब भी गैस है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या है? कंडेंसेशन है। क्या यहाँ कंडेंसेशन होता है? यहाँ क्या होता है? नेफ्थलीन बॉल्स सॉलिड होती हैं और वो विदाउट रेसिड्यूज छोड़े गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसे क्या कहते हैं? जब भी सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ क्या है भैया? असर्शन तो सही है, रीजन क्या है? गलत है। तो हम क्या कह सकते हैं इस कंडीशन में? आपने ऑप्शन देखा था कि जब हमारा असर्शन ट्रू होगा बट रीजन फॉल्स होगा, उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर हम क्या करेंगे? सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको सोच समझ करके क्वेश्चन को टिक करना है। और ये तभी रीजन असर्शन क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपके लिए सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड होगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, असर्शन, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीच अस इन सेकेंड। यानी जो हमारे पास फूड है वो हमने क्या है? हॉट कुक्ड फूड है, उसका स्मेल हमारे पास बहुत जल्दी आ जाता है। रीजन क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन ऑफ गैस। यानी ये कहा जा रहा है भैया, अभी तो ये क्वेश्चन किया, देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 था वो क्या था? स्मेल ऑफ बर्निंग इन स्टिक्स, इसी के साथ यहां ऐसा आ गया। तो ये रीजन भैया गलत है।
असर्शन तो सही है कि उसकी जो जब फूड कुक करते हैं तो उसकी फ्रेग्रेंस हमारे पास आसानी से आ जाती है, लेकिन उसका रीजन ये थोड़ी नहीं है। ये रीजन क्या है, जब वो हमारा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से, तो भैया यहाँ असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन क्या है हमारा गलत है। तो इस कंडीशन में किस ऑप्शन के साथ जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हैं। किसके साथ जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है असर्शन, क्या है, कैम्फर डिसअपियर विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू। बिल्कुल सही है, कपूर भी बिना किसी भी रेसिड्यू को छोड़ करके वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। रीजन क्या है, कैम्फर अंडरगो सब्लिमेशन। तो कैम्फर किससे, सब्लिमेशन की प्रोसेस से जाता है। बिल्कुल सही है। अगर यही क्वेश्चन नंबर पीछे जो नेफ्थेनॉल बॉल्स के लिए हमारा अगर रीजन गिवन होता तब भी हमारा सही होता। तो इस कंडीशन में हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, नहीं भैया जल्दी नहीं है। ये तभी आपको जल्दी लग रहा होगा, अगर आपको जल्दी या प्रॉब्लम लग रही है तो दैट्स मीन कि आपने अभी तक टॉपिक को सही से समझा नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। आगे बढ़ते हैं बेटा और समझते हैं क्या असर्शन क्या है। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज ऑलवेज फॉलो बाय द इफ्यूजन। रीजन, बोथ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन डील विथ स्प्रेडिंग ऑफ गैस। यानी देखो हमसे क्या कहा जा रहा है कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन है वो दोनों स्प्रेड होता है बाय गैस। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इसका क्या गलत हो गया, इसका हमारा रीजन गलत हो गया। तो जब हमारा रीजन गलत होता है तो उस केस में, क्योंकि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन सही है और उसका रीजन सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं। जब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रीजन सही है, असर्शन सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आया समझ में, यानी आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगला और लास्ट हमारा रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन क्या है, लिक्विड डिफ्यूज लेस इजिली एज कंपेयर गैस। लिक्विड है वो कम इजिली जो डिफ्यूज होता है कंपेयर टू गैस के। रीजन क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर ग्रेटर इन गैस। इंटरमोलिकुलर फोर्स आर ग्रेटर इन गैस, उल्टा दे दिया भैया, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज लेस इन गैस। तो ये पढ़ते ही समझ में आ गया कि ये तो भैया इन्होंने गलती किया किसमें, रीजन में। तो असर्शन तो हमारा सही है लेकिन रीजन गलत है। इस कंडीशन के लिए ऑप्शन नंबर हम सी मार्क करेंगे। आया समझ में, यानी आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। तो अभी तक हमने एमसीक्यूज कवर किए, रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस कवर किए। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारा क्या है, गिव रीजन बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि मुझे लगता है कि इस चैप्टर से एक तो आपका जो यूनिट चेंज करने वाला वहां से आने वाला है, कुछ एक ना एक क्वेश्चन आएगा, एक दो एमसीक्यूज में आएंगे, एक क्वेश्चन रीजन असर्शन में भी बनता है, और इसके साथ साथ आपको 3 नंबर क्वेश्चन में या 2 नंबर क्वेश्चन में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिव रीजन वाले मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है कि देखो भैया कि ए डाइवर मतलब जो स्विमिंग कर रहा है, टू कट थ्रू द वाटर स्विमिंग पूल द प्रॉपर्टी सोज बाय द मैटर इज। यानी जो डाइवर है वो देखो वो स्विमिंग पूल में चला जाता है या जंप कर जाता है, ये क्या प्रॉपर्टी है, वो किस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है। तो देखो कई टीचर क्या कराते हैं, इसका आंसर करा देते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, इस वजह से चले जाते हैं। सही है, लेकिन ये आधा अधूरा आंसर है। कंप्लीट आंसर क्या है देखिएगा, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर बिकॉज वाटर इज लिक्विड एंड हैव स्पेस बिटवीन देम। ये मैंने क्या कहा, ये सही है लेकिन आधा अधूरा है। कंप्लीट क्या है, द वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो कैसे अट्रैक्शन कम है, इसीलिए वो किस उसमें क्या होता है, वो उसमें मॉलिक्यूल्स में जो वाटर है उसमें वो डाइव कर जाता है। आया समझ में, यानी तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है जो वाटर मॉलिक्यूल्स के, इस वजह से जो डाइवर है वो कट कर सकता है, यानी जो उस स्विमिंग करते समय वाटर को कट करता है उसकी बात की जा रही है। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो और
ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। अगर करके जाओगे तो आपको कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा, अदरवाइज आपको रिग्रेट रहेगा कि काश मैं ये क्वेश्चंस करके जाता तो मेरे आंसर ये 3 नंबर 2 नंबर आसानी से आ जाते। Why does our palm feel cold when put the acetone or petrol on परफ्यूम ऑन इट? यानी क्या होता है जब हम एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम को हाथ पे रखते हैं तो ये ठंडा फील क्यों होता है? इसका क्या रीजन है? देखो मैं आपको बताता हूं। जो एसीटोन है, कीटोन है, लिक्विड है, ये कैसे होते हैं? तो जो हमारे एसीटोन है, पेट्रोल है और परफ्यूम है, ये वोलेटाइल लिक्विड है। यानी ये बहुत जल्दी क्या करते हैं, ये अपने आसपास की एनर्जी को लेकर के ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब ये अपने आसपास के जो मान लीजिएगा ये हाथ है यहाँ रखा, तो ये अपने हाथ के ही आसपास की एनर्जी को लेकर के क्या हो गए? इवेपोरेट हो गए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब ठंडा फील होगा ना। इसी वजह से ये अपने आसपास की एनर्जी को क्या करते हैं, ये लेते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसके बाद हाथ में ठंडा फील होता है। तो अब आंसर जो आपको लिखना है वो पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। एसीटोन और पेट्रोल वोलेटाइल लिक्विड विच वेपोरेट readily. Hence, liquid kept on the palm, their particles gain energy from the palm or surrounding evaporate, causing of the palm to cool. जिसकी वजह से देखो क्या होता है, वही मैंने बताया कि ये बहुत वर्टाइल नेचर के होते हैं, अपने आसपास की एनर्जी को लेकर के ये इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हाथ क्या लगता है? ठंडा लगता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, गिव रीजन में भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हाउ डज वाटर कीप इन द अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर? ऐसा क्यों होता है? देखो ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आया था, गिव रीजन में भी आ सकता है, इसके साथ साथ रीजन असर्शन में भी आ सकता है। तो अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन सही है, क्लियर है, तो आप हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अर्थन पॉट कंटेंट टिनी पोर्स, यानी मैंने एक्सप्लेन भी किया था, वन शॉट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि इनके अंदर टिनी पोर्स होते हैं। ड्यूरिंग समर व्हेन वाटर poured into the earthen pot, some water is seeped through the pores outer surface. तो क्या होता है? कुछ वाटर इसके आउटर सरफेस पर आ जाता है। The water molecules on the evaporate escapes from the tiny pores the earthen pot. और ये क्या होते हैं? जो पानी evaporate हुआ है, ये तो evaporate हुआ है, जिसकी वजह से एक नई बूंद आएगी। The heat required for evaporating take from the earthen pot. और जो क्या होता है, जो हीट इसने लिया है वो अंदर से लिया है, जो अर्थन पॉट के अंदर से था। जैसे कि एसीटोन और वो परफ्यूम का बताया था, इवेपोरेट हो रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? हीट तो अंदर से ही ले रहे हैं, इसलिए वो ठंडा लग रहा है। इसी तरीके से ये क्या कर रहे हैं? ये ड्रॉपलेट्स ले रहे हैं, तो उस ड्रॉपलेट से एनर्जी ले रहे हैं, तो वो भी तो कूल डाउन हो रही है। टेक द अर्थन पॉट एंड वाटर इट, दिस रिजल्ट लोवलिंग ऑफ हीट कंटेंट द रिमेन्स वाटर एंड वाटर बिकम कूल। जिसकी वजह से धीरे धीरे, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तभी ऐसा नहीं होता कि मटके में पानी डाला 1 घंटे बाद ठंडा हो गया, नहीं, बहुत समय लगेगा। अगर रात भर रखे रहने देंगे तब पानी जाकर के अच्छे से ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है और इवेपोरेशन धीरे धीरे होता रहता है, जिसकी वजह से ये पूरा अर्थन पॉट ठंडा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। कोई एक मेथड सजेस्ट करो जिसकी वजह से हम क्या कर सकें कि लिक्विफाई कर सके एटमॉस्फेरिक गैस को। तो अप्लाई हाई प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर हेल्प टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक फॉर एनी अदर गैस। यानी कि जब हम उसके, मैंने भी बताया था, क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कैसे हम लिक्विफाई कर सकते हैं। उसके 2 तरीके हैं, टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया जाए या फिर हम क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक बहुत ज्यादा हाई प्रेशर यूज कर दें। तो जिसकी वजह से क्या होगा, बिकम अंडर दीज कंडीशन द पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज एंड गैस इज लिक्विफाइड। और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट होगा कि वो पार्टिकल वो गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ साथ कुछ और हैं, जैसे कि 6th 7th 8th में भी पढ़ा है कि हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं समर में, या फिर समर में किस टाइप्स के क्लोथ्स पहनने चाहिए। और इस तरीके से जैसे हमने कुछ रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस में भी किए कि कैम्फर है वो रेसिड्यूज क्यों नहीं छोड़ता। ये 1-2 क्वेश्चंस और हैं जो आ सकते हैं, क्योंकि हमने एमसीक्यू रीजन असर्शन में डिस्कस कर लिए हैं,
इसलिए मैं यहाँ बार बार उन क्वेश्चंस का रिपीटिशन नहीं करना चाहता, और ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जिससे कि आपके पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन भी हो जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लास्ट टॉपिक है जो कि हमारा, कि कैसे हम यूनिट को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद रखना होगा। देखो जनरली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं वो समझिएगा। देखो वैसे अलग अलग टाइप्स की यूनिट्स होती हैं, कि आपको पता है केल्विन होती है, सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट होती है। ये हमारे पास क्या है, अलग अलग टाइप्स की हमारे पास यूनिट है। लेकिन जो सबसे आपके पास क्वेश्चन आता है वो केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने को आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसको पहले समझ लीजिएगा क्या रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.16। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 200 डिग्री सेल्सियस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला लिखेंगे, क्या, सेम फॉर्मूला, सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। पॉइंट को हम एलिमिनेट करेंगे, हम राउंड ऑफ में कर करके वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सेल्सियस के प्लेस पर क्या रखोगे, 200 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो केल्विन को क्या इधर लेकर आओगे, केल्विन ये लिखा, और इस टेम्परेचर को इधर ले जाएंगे। तो 200 प्लस 273, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 473 हमारा केल्विन हो जाएगा टेम्परेचर। आया समझ में या नहीं? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। दूसरा जो क्वेश्चन है ये कम देखा जाता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन में। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन मेरा है जो हमारा 40 डिग्री सेल्सियस है, इसे आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो हम सिंपल सा फ़ारेनहाइट के प्लेस पर फ़ारेनहाइट लिखेंगे, 9/5 सेल्सियस के प्लेस पर लिख देंगे 40 प्लस 32। तो 5 8 ज़ा 40, F इज इक्वल टू 9 8 ज़ा 72 प्लस 32, F इज इक्वल टू 4 104 डिग्री जो हमारा फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा। 104 फ़ारेनहाइट हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके साथ साथ जो टेलीग्राम ग्रुप चैनल दिया गया ग्रुप है, वहाँ अपनी पिक्चर्स क्लिक करके भेजिएगा। जब मेरे पास एक टॉपिक से रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे, उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो आप अपने डाउट्स पूछते रहिए। और वन शॉट वीडियोस को तो देख लिया होगा। इसी तरीके से मैंने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का वन शॉट वीडियो डाला है, जिसको कंप्लीट टॉपिक कवर किया है विद इन 40 मिनट्स में। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देखिएगा। इसके साथ साथ टेलीग्राम का मैंने बता ही दिया, ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां वहां आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सेशन अपडेट, ई नोट्स, बहुत सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। इसके साथ साथ आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, सो दैट कि थोड़े से व्यूज ज्यादा आए और मुझे मोटिवेशन भी मिले। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।